हेलो बच्चों, फिजिक्स में आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, जिसमें एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तीसरा है ओम्स लॉ, उसके बाद आएगा कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, देन व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, काफ़ी सारा इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है वो लेंथी भी है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 और उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका लेक्चर नंबर 1 और उसमें हम स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जनरली उसको डिनोट किया जाता है आई से। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप 10th में पढ़ चुके हो, काफ़ी सारे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। तो हम डेफिनेशन की बात करें जनरली, तो आप डेफिनेशन क्या लिखते थे 10th स्टैंडर्ड में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called electric current, दूसरा हम ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, is called electric current, करंट माने क्या? करंट माने क्या कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसका कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं करंट। मान लो कि वाटर करंट, तो क्या होता है कि कोई रिवर है, मान लो रिवर में पानी का फ्लो हो रहा है एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। सेम थिंग अगर कोई एयर है, एयर का एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर करंट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला की बात करें जनरली हम, फॉर्मूला की बात करें तो फॉर स्टेडी करंट I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ne डिवाइडेड बाई T। I इज इक्वल टू Q/T, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ne अपॉन T। स्टेडी करंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो कि पहले एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ तो दूसरे सेकंड में 1 कूलम चार्ज ही पास होना चाहिए, तीसरे सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होना चाहिए, चौथे सेकंड में भी 1 कूलम चार्ज पास होना चाहिए। तो ऐसे रेट को हम क्या बोलेंगे? स्टेडी रेट। और जब स्टेडी रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है तब हमें करंट क्या मिलेगा? स्टेडी मिलेगा। और उस वक्त हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है कि 2 कूलम चार्ज 2 सेकंड में पास होता है इन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से। अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से 2 कूलम चार्ज 2 सेकंड में पास होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर हम क्या लिखेंगे? I बराबर Q/T,
Q बराबर 2 कूलम, T बराबर 2 सेकंड, तो 2/2 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दिया है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं और वो इतनी सेकंड में पास हो रहे हैं, मान लो कि 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 सेकंड में कोई क्रॉस सेक्शन में से पास होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, मतलब 1 सेकंड में मान लो कि 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो दूसरी सेकंड में भी 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन ही पास होने चाहिए, तीसरी सेकंड में भी 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन पास होने चाहिए। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो, और उस वक्त हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी करंट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर स्टेडी फ्लो नहीं हो रहा है, स्टेडी फ्लो नहीं हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़े, और उस वक्त जो हमें करंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो I बराबर क्या लिखेंगे, dq डिवाइडेड बाय dt, dq डिवाइड बाय dt। अगर आपको q जो है मान लो कि ऐसा दिया है, सपोज q बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, इसका मीनिंग क्या होगा कि q जो है वो टाइम के साथ वेरिएबल है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इलेक्ट्रिक चार्ज भी चेंज होता जाएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा। तो आपको उसमें पूछेंगे कैसे कि वे फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट दिस सेकंड, एट 5 सेकंड, एट 6 सेकंड, ऐसा पूछेंगे, क्योंकि हर सेकंड में आपको करंट की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो आपको जब पर्टिकुलर टाइम पर वो करंट फाइंड आउट करना है कि भाई 6 सेकंड पर जब 6 सेकंड होती है तब कितना करंट पास होता है, जब 7 सेकंड होती है तब कितना करंट पास होता है। तो हर एक टाइम पर आपको करंट की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी, तो उस वक्त हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा कोई इंस्टेंट पर मिलेगा, कोई पर्टिकुलर टाइम पर मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं SI यूनिट की। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is एम्पियर, जनरली उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जैसे फॉर्मूला हमारा क्या है, Q/T। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड जो है वो भी दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं एम्पियर। इसके जो छोटे यूनिट है उसकी बात करें तो एक है मिली एम्पियर, जो काफ़ी हम यूज़ करते हैं मिली एम्पियर का भी, दूसरा है माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर का एम्पियर के साथ क्या रिलेशन है, माइक्रो एम्पियर का एम्पियर के साथ क्या रिलेशन है, वो एक बार देख लेते हैं, और वो आपको याद भी रखना है। वैसे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। तो आपको ये यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा, और ये करंट मिली एम्पियर बराबर हाउ मेनी एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बराबर हाउ मेनी एम्पियर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो फॉर्मूला है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको इंस्टेंटेनियस करंट की फॉर्मूला दी गई है आपको, और उसमें से चार्ज फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला आप लिख दो एक बार कि Q बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन I/dt। तो हम उस वक्त करंट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चार्ज दिया है, मतलब वेरिएबल चार्ज दिया है, और आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है, तो हम चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपको वेरिएबल करंट दिया है, उसमें से चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम करंट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आपने लिख दिया होगा, और अगर आपको लिखना है अच्छे से तो पॉज कर दो वीडियो को और पहले उतार दो ये पूरा, उसके बाद आपको वीडियो जो है वो स्टार्ट करना है, ताकि आप जितने भी मैं यहाँ पर नोट्स बनाते जाता हूँ वो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो।
तो लिख दिया होगा आपने, तो चलो अब मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम कि SI, अरे ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस टाइप की क्वांटिटी है। तो उसके पहले मैं आपको एक समझा दूं एक एग्जाम्पल के जरिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि वो किस टाइप की क्वांटिटी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो कि यहाँ पर दो करंट में लेता हूँ। यहाँ पर मान लो कि 3 एम्पियर है, यहाँ पर मान लो कि 2 एम्पियर है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो यहाँ पर करंट कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 5 एम्पियर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर 3 एम्पियर आ रहा है, तो दोनों का यहाँ पर कंबाइन होकर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। अब हम देखें तो 5 एम्पियर कहाँ से आया, तो आप बोलोगे कि सर 2 और 3 का एडिशन कर दिया नॉर्मली, तो 2 और 3 का एडिशन कर दिया तो 5 एम्पियर आ गया। तो 5 एम्पियर हम लाए कहाँ से, नॉर्मली हम एडिशन करके, मतलब स्केलर में जैसा एडिशन होता है ऐसा ही एडिशन करके हम यहाँ पर फाइनल करंट जो है उसकी वैल्यू लाए हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी 2, 3, 4 ऐसे जब करंट एक दूसरे से के साथ कंबाइन होते हैं तो जो रिजल्टेंट करंट मिलता है वो रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर समझो तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. अब थोड़ा बहुत आगे देखें तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो यहाँ पर 3 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो आपने नॉर्मली क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो मतलब नॉर्मली एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो स्केलर की तरह करते हो, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम देखें तो डायरेक्शन मैंने चेंज की तो आंसर चेंज हुआ। तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसका जो एडिशन है वो हम वेक्टर के जरिए नहीं करते, जो स्केलर के रूल से उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मली हम एडिशन करते हैं, उसकी वजह से उसको स्केलर भी बोलते हैं। काफ़ी बार ऐसी क्वांटिटी को कि जिसका एडिशन जो है वो स्केलर की तरह होता हो, लेकिन थोड़ा बहुत ये डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट है इसका आंसर, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो काफ़ी बार अगर ऐसा पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी तो है ही, लेकिन आप टेंसर भी लिख सकते हो, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी भी आप लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अब इसको मिटा दें हम, चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सिखा दिया, बेसिक जो बातें थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वो भी बता दिया मैंने आपको। मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है जनरली हम लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर। तो जनरली इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। थोड़ा बहुत याद रखना है वैसे कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में ही हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो अब ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में। तो अब जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी that is denoted by J, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी that is denoted by J। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की, तो जैसे डेंसिटी के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार समझाया हुआ है कि डेंसिटी का मीनिंग क्या होगा। तो डेंसिटी मतलब कोई मान लो कि लीनियर डेंसिटी है तो नीचे लेंथ आ जाएगा, सरफेस डेंसिटी है तो डिवीजन में एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी है तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, और यहाँ पर जो हम डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं
वो क्या है, सरफेस डेंसिटी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा डेंसिटी का, J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A। क्लियर। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब एग्जैक्टली करंट जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होता है तब। व्हेन करंट नॉर्मली पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, देन एंड देन करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाय A। अब इसके SI यूनिट की पहले बात कर लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी is एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब समझो यहाँ पर कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, वैसे एग्जैक्टली नॉर्मली होती है। मान लो कि ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली नॉर्मली होगा। तो ये नॉर्मली उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। अगर मान लो कि करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, मतलब ये कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर। तो ये एरिया का यहाँ पर कंपोनेंट कितना मिलेगा, A cos थीटा जितना मिलेगा। ये जो है वो डायरेक्शन करंट की है, करंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत एंगल बनाकर जा रहा है, जो कि एंगल कितना दिया है मैंने, थीटा है। तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर का कंपोनेंट कितना मिलेगा, A cos थीटा। तब आपको J बराबर क्या लिखना है, I डिवाइडेड बाय ये जो कंपोनेंट है वो A cos थीटा। तो अगर हम I को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, JA cos थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये एक्चुअली I बराबर J cos थीटा, और J cos थीटा को आप J बार डॉट A बार भी लिख सकते हो। तो I बराबर क्या हो जाएगा, J बार डॉट A बार। तो इसका मीनिंग ये होगा, J बार डॉट A बार मैंने लिखा है और J बार आता है, मतलब ये जो करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी एंगल बनता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर कोई करंट जो है वो एग्जैक्टली नॉर्मली पास होता है तो आप डायरेक्टली J का फॉर्मूला I बाय A लिख सकते हो। थोड़ा बहुत आगे जाए करंट डेंसिटी में, तो ये मिटा दे, आप लिख दिया होगा, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो फटाफट मिटा देते हैं अब। चलो अब बात करते हैं, ऐसा एक एरिया ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये चिक ओके। अब ये मान लो कि इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट जा रहा है I1, और उसका करंट डेंसिटी मान लो कि J1 है, उसका एरिया जो है वो डेल्टा A1 है। क्लियर। अगर मान लो कि इसमें से करंट I2 जा रहा है, करंट डेंसिटी J2 है, एरिया जो है वो डेल्टा A2 है। सेम थिंग यहाँ से करंट I3 जा रहा है, करंट डेंसिटी J3 है, डेल्टा A3 है। तो हम I1 के लिए क्या करेंगे, J1 डेल्टा A1, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, यहाँ पर हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि जो करंट है वो नॉर्मली क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है। तो I1 बराबर JA cos थीटा नहीं लिखने का, I बराबर डायरेक्टली हम JA लिख सकते हैं। तो I1 बराबर J1 डेल्टा A1, सेम थिंग I2 बराबर क्या लिखेंगे, J2 डेल्टा A2। अगर ऐसे n डिवीजन करके रखे हैं तो IN बराबर हम क्या लिख सकते हैं, JN डेल्टा AN। ओके, अब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये छोटे से टुकड़े में से करंट I1 निकला, दूसरे छोटे से टुकड़े में से करंट I2 निकला, ये छोटे से टुकड़े में से करंट कितना निकला, I3 निकला। तो टोटल करंट कितना जाएगा, तो टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली एडिशन कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस अप टू IN। क्लियर।
I1 की जगह क्या लिखेंगे, J1 डेल्टा A1 प्लस J2 डेल्टा A2 प्लस अप टू Jn डेल्टा An। तो ऐसा हम लिख सकते हैं J1 डेल्टा A1 प्लस J2 डेल्टा A2 प्लस Jn डेल्टा An सिग्मा Ji डेल्टा AI I इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा आप लिख सकते हो। अगर ये जो टुकड़े हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हमें करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो J DA cos थीटा अगर एंगल बना रहा है तो, अदरवाइज नॉर्मली पास हो रहा है तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे JDA। मतलब जब भी आपको करंट डेंसिटी जो है वो वेरिएबल दी है, काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं कि मान लो कि कोई एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, करंट डेंसिटी मान लो कि ऐसे दी है क्या R प्लस आर स्क्वायर बाई 2, मतलब करंट डेंसिटी जो है वो R पर डिपेंडेंट है। क्लियर, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा R, तो अगर ऐसा मान लो कि दिया है कि R स्मॉल r प्लस आर स्क्वायर बाय 2 वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे आप r चेंज करोगे, जैसे जैसे r चेंज करोगे, मान लो कि यहाँ पर अगर लेते हो तो कुछ करंट डेंसिटी अलग मिलेगी, यहाँ पर लेते हो तो कुछ अलग मिलेगी, यहाँ पर लेते हो तो कुछ अलग मिलेगी। मतलब इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में, इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में, इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में, इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, और करंट डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है और वो वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, उस वक्त करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन JDA। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का।